जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल में। और आज आप देख रहे हैं अद्भुत प्रश्नोत्तरी मनोविज्ञान की। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आपको 40 क्वेश्चंस देने वाले हैं और देखते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चंस इनमें से सही कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा और लास्ट में आपको एक क्वेश्चंस भी दिया जाएगा और उस क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए। हम आपको अगले दिन उस प्रश्न का उत्तर बताएंगे सीरीज़ के माध्यम से। चलेगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कॉल सेनेकी के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात या जॉन लॉक? पहला क्वेश्चन। सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, आज पहली सीरीज़ है। आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास लीजिएगा रात 8 बजे। चलिए, तो पहले का राइट आंसर होगा दोस्तों प्लेटो। ऑप्शन बी को हम यहाँ पर लॉक करेंगे कि कॉल सेनेकी के अनुसार मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है, तो प्लेटो आपका राइट आंसर होगा। ये कॉल सेनेक महोदय ने बताया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का प्रारंभ किसके प्रयासों से माना जाता है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन दिए हैं विलियम वुंट, विलियम जेम्स, विलियम चैडविक और जेम्स सली। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरे का राइट आंसर होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि लिप्जिंग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 1879 के अंतर्गत प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी और वो की गई थी दोस्तों विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए को लॉक किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए होगा विलियम वुंट, जिन्होंने लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में 1879 ईस्वी के अंतर्गत प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी मनोविज्ञान की। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन, बिना स्किप के पूरा वीडियो को देखेंगे। आज हम आपको धमाकेदार क्लास लेकर आए हैं, रीड को हम धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, व्यक्ति जैसी संगति में रहता है वह उसी प्रकार का बन जाता है। गिलफोर्ड के इस तरह के विचार से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर। अधिगम होगा, अभिप्रेरणा होगी, मूल प्रवृत्ति होगी या मनोवृत्ति होगी? क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर अधिगम। ऑप्शन ए को लॉक किया जाएगा। ऑप्शन ए को लॉक किया जाएगा, अधिगम। ठीक है, गिलफोर्ड ने कहा था ये अधिगम के माध्यम से व्यक्ति जैसी संगति में बैठता है उसी प्रकार का व्यवहार करने लगता है और वह बन जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छी और धमाकेदार क्लास होगी आपकी। हम यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चंस देने वाले हैं, उनमें से आप कितना राइट करते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और प्रतिदिन लाइव क्लास लीजिएगा 8 बजे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पहली बार किस विद्वान ने मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? सबसे पहले साइकोलॉजी, मैं आपको बता देता हूँ, साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, साइको प्लस लॉजी। ठीक है, लॉगस जिसको बोलते हैं हम, लॉगस। ठीक है, यानी कि साइको का मतलब होता है आत्मा। ठीक है, साइको का मतलब होता है आत्मा और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी कहलाता है दोस्तों। तो सबसे पहले जो शब्द दिया गया है साइकोलॉजी, इसकी जो प्रयोग किया था मनोविज्ञान के अंतर्गत वो क्या था? रोडोल्फ गॉयकले ने। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किसने कहा था कि आत्मा एक ध्रुव वस्तु है जिसे देखा नहीं जा सकता? किस विद्वान के द्वारा कहा गया था? नंबर 5, रॉस ने कहा था, कॉल सेनेक ने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था या स्पिनोजा ने कहा था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 5 में होगा यहाँ पर ऑप्शन ए को राइट किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। रॉस ने कहा था कि आत्मा एक ध्रुव वस्तु है जिसे हम देख नहीं सकते। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, बने रहिए वीडियो पर, टिके रहिएगा। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका होती है? तो दोस्तों व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की किस प्रकार की भूमिका होती है? ऑप्शन दिए हैं नाम मात्र की, महत्वपूर्ण, पूर्वानुमान नहीं और आकर्षण भूमिका। तो दोस्तों छठवें प्रश्न का राइट आंसर होगा यहाँ पर नाम मात्र की भूमिका होती है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाएगा
क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी आगे क्लास के साथ में। नंबर 7वां प्रश्न, यह कथन पहली बार किसने कहा था कि हे मनुष्य, ईश्वर की खोज करने के बजाय अपने मन में झांक कर देख, तू जो चाहता है वही मिलता है, वही मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7वां, तो दोस्तों ये कहा था सुकरात नामक विद्वान ने कहा था। ऑप्शन सी को लॉक किया जाएगा नंबर 7 में। ठीक है, धुआंधार पढ़ेंगे हम बिल्कुल साइकोलॉजी को, और सीरीज़ अब हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आज से पहला दिन होगा सीरीज़ का साइकोलॉजी का। और एक खुशखबरी आपको दे देता हूँ कि जो साइकोलॉजी के जितने भी सिद्धांत हम पढ़ेंगे, जितनी भी शिक्षण विधियाँ पढ़ेंगे, हमने आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखेंगे, नजरें टिकाई रखिए। किसने कहा था कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत प्राचीन है जबकि यह नवीनतम विषय वस्तु है? तो ऑप्शन होगा एबिंगहॉस, विलियम जेम्स पेस्टोलॉजी और विलियम बाइब्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर एबिंगहॉस। ऑप्शन ए को लॉक किया जाएगा 8वें प्रश्न के अंतर्गत। ठीक है, एबिंगहॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग स्टार लगा लीजिएगा कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एक सप्ताह में शिक्षक के लिए कार्य हेतु निर्धारित घंटों की संख्या कितनी की गई है? ऑप्शन नंबर 9, 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे या 55 घंटे। तो 9वें का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, 45 घंटे निर्धारित की गई है। आरटीई 2009 के अनुसार एक सप्ताह में शिक्षक के लिए कार्यों के लिए निर्धारित समय होगा 45 घंटे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। पढ़ते रहिएगा शिक्षा मनोविज्ञान और अपने स्टडी को बहुत मजबूत करेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से साइकोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं, तो अपना भी बेस आप मजबूत करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10वां, मनोविज्ञान निम्न में से किस प्रकार का विज्ञान नहीं है? ऑप्शन है विधायक, अनुप्रयुक्त, नियामक और प्रयोगात्मक। तो दोस्तों 10वें का राइट आंसर होगा यहाँ पर नियामक। ऑप्शन सी को लॉक किया जाएगा, ऑप्शन सी को लॉक किया जाएगा नंबर 10 में। ठीक है, कि यहाँ पर मनोविज्ञान है वो नियामक विज्ञान नहीं है। ऑप्शन सी राइट होगा नंबर 10 में। चले आगे बढ़ते जाइएगा, धीरे धीरे हम आपको सभी साइकोलॉजी के टॉपिक क्लियर करवा देंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए आप लोग थ्योरी के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन वीडियो देखेंगे, दिन में कभी भी आ सकती है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज रात को 8 बजे स्टार्ट होती है। चलिए 11वां क्वेश्चन, मनोविज्ञान का जन्म किसकी देन है? तो देखिएगा ऑप्शन में मनोवैज्ञानिकों की, दार्शनिकों की, प्रकृतिवादी विचारों की या सामाजिक विचारों की। 11वां क्वेश्चन, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दार्शनिकों की देन है मनोविज्ञान का जन्म। सबसे पहले मनोविज्ञान की खोज दार्शनिकों के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी को लॉक किया जाएगा 11 में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? 12वां क्वेश्चन अच्छा है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन या स्वयं के अनुभव को या उपयुक्त सभी। तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए दोस्तों स्वयं के अनुभव को सबसे बेहतर तरीका माना गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा 12वें का, स्वयं के अनुभव। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट लगा लीजिएगा कि आधुनिक मनोविज्ञान के लिए रची गई पहली पुस्तक का नाम क्या था और वह किसके द्वारा रची गई थी? क्वेश्चन नंबर 13वां। ठीक है, पुस्तकों के नाम आपको मैं बता रहा हूँ और उसका लेखक उसके सामने है, आप राइट आंसर दीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम बुंट, और तीसरा है प्रैक्टिकल साइकोलॉजी विलियम बुंट, और चौथा ऑप्शन है साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग जो जेम्स चैडविक। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जिसे विलियम जेम्स के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, सबसे पहली पुस्तक थी आधुनिक मनोविज्ञान की, जिसे
विलियम जेम्स के द्वारा लिखा गया था। पुस्तक का नाम याद रखना है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 14, किसने कहा था आत्मा का अध्ययन मानव विज्ञान है, इसलिए इसको विषय विज्ञान में पढ़ना चाहिए? ये किस विद्वान ने कहा था? नंबर 14, डेकार्ते ने, हॉब्स ने, या लॉक ने, या कांट ने? तो दोस्तों 14 क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा यहाँ पर डेकार्ते ने कहा था। ठीक है, डेकार्ते ने कहा था। ऑप्शन ए को लॉक किया जाएगा 14 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, तो किस चीज़ में लेना रुचि प्रारंभ कर देते हैं? 6 से 10 वर्ष के बच्चे धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, या विद्यालय में? तो दोस्तों 15 का राइट आंसर होगा यहाँ पर विद्यालय में, क्योंकि 6 से 10 वर्ष तक का बच्चा विद्यालय जाता है और उसके अंतर्गत इतना अधिगम नहीं होता, वह सामाजिक क्रियाकलापों के अंतर्गत कम ध्यान देता है, इसलिए विद्यालय क्रियाविधि को सबसे ज़्यादा प्रायिकता देता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पर लॉक किया जाएगा विद्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किसने कहा था आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए आत्मा का अध्ययन करना चाहिए? 16, प्लेटो ने कहा था, अरस्तु ने, या सुकरात ने, या हिप्पोक्रेटस ने? तो दोस्तों 16 का राइट आंसर होगा यहाँ पर प्लेटो ने कहा था। ऑप्शन ए को लॉक किया जाएगा कि आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। ये प्लेटो मनोवैज्ञानिक ने कहा था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा मनोविज्ञान होता है, तो किस प्रकार का मनोविज्ञान होता है? विधायक, नियामक, विधायक या नियामक, विधायक व सकारात्मक? तो क्वेश्चन नंबर 17 में राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विधायक व नियामक प्रकार का शिक्षा मनोविज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चनों को गौर से पढ़ते जाएंगे, टेस्ट सीरीज पर बने रहेंगे। खिलौनों की अवस्था या आयु कौन सी होती है, यह किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, पूर्व किशोरावस्था को, और पूर्व शैशवावस्था को? तो दोस्तों 18 में राइट आंसर जो होगा पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, तूफान की जो अवस्था होती है, ठीक है, तूफान की अवस्था कही जाती है दोस्तों किशोर अवस्था। तूफान की अवस्था को किशोर अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक जो स्वरूप था किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? तो वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने, विलियम जेम्स ने, या वॉटसन ने? 19 राइट आंसर होगा बी, थॉर्नडाइक महोदय ने कहा था। और दोस्तों ध्यान रखना, थॉर्नडाइक अमेरिका के रहने वाले थे। थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे जिन्होंने सबसे पहले बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है, और उन्होंने ही SR थ्योरी दी थी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी के प्रतिपादककर्ता थॉर्नडाइक महोदय थे, जिन्होंने बताया था कि उद्दीपक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्राणी जब किसी उद्दीपक को देखता है तो वह अनुक्रिया करता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुक्रिया करता है। ठीक है, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। तो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। ठीक है, और सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभिक स्वरूप भी थॉर्नडाइक ने ही दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं नंबर 20 में क्वेश्चन की। शिक्षा मनोविज्ञान को अमेरिका में प्रसिद्धि दिलवाने वाले पहले विद्वान कौन थे? क्वेश्चन नंबर 20, थॉर्नडाइक, स्किनर, जॉन डीवी, किलपैट्रिक। बहुत से बच्चे अब इस क्वेश्चन को गलत करेंगे यहाँ पर, लेकिन नहीं दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉन डीवी। जॉन डीवी भी अमेरिका में रहने वाले एक पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को प्रसिद्धि दिलाई थी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाएगा 20 में। चलिए
क्वेश्चन नंबर 21, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन दिए हैं, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ऑप्शन बी ज्ञान देना, ऑप्शन सी नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना, और ऑप्शन डी नए तथ्यों की खोज करना। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर होगा स्थानीय समस्याओं का समाधान करना ही क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य होता है। ऑप्शन ए को लॉक किया जाएगा 21 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति में थॉर्नडाइक का कार्य महत्वपूर्ण है। इन्हें जिसके दर्शन से यह विचार प्राप्त हुआ है वह कौन सा दर्शन है? तो ऑप्शन है रूसो का प्रकृतिवादी दर्शन, ऑप्शन बी अरस्तु का आत्मवादी दर्शन, ऑप्शन सी चैडविक का चेतनावादी दर्शन, और फ्रॉवेल का बाल शिक्षण दर्शन। तो दोस्तों 22 में राइट आंसर होगा रूसो का प्रकृतिवादी दर्शन। इससे सबसे ज़्यादा प्रेरित हुए थे थॉर्नडाइक महोदय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाएगा 22 के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, बहुत मज़ा आएगा क्लास पढ़ने के अंतर्गत। आपके माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को रीट की तैयारी करवा रहे हैं, और आप लोग भी अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़िएगा। ठीक है, एक कॉपी पेन ले लीजिएगा और आप लोग नोट्स बनाइएगा। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवस्थित रूप से उपयोग किस देश में सर्वप्रथम हुआ था? चलिए ऑप्शन है 19वीं शताब्दी में, 19वीं ईस्वी से ब्रिटेन में, 1912 ईस्वी से अमेरिका में, 1900 ईस्वी से अमेरिका में, और 1920 ईस्वी में जर्मनी में। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर होगा यहाँ पर 19वीं शताब्दी में अमेरिका के अंतर्गत सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवस्थित रूप से उपयोग किया गया था। 19वीं शताब्दी में या 1900 ईस्वी में अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाएगा 23 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, आरटीई एक्ट 2009 में उल्लेखित प्रारंभिक शिक्षा से अभिप्राय क्या है? तो आरटीई एक्ट जो है 2009 वो प्रारंभिक शिक्षा में क्या ध्येय रखता है, क्या उसका मूल बिंदु है? तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर 24 का जो राइट आंसर होगा कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है आरटीई एक्ट 2009। ठीक है, कक्षा 1 से 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाएगा 24 में। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 25, भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग कब से शुरू हुआ था? 25, 1908 से, 1910 से, 1920 से, या 1930 से? 25 का राइट आंसर होगा दोस्तों 1920 से हुआ था। भारत में शिक्षा मनोविज्ञान सबसे पहले 1920 में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाएगा 25 के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, किसने कहा था कि मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों को शिक्षा में उपयोग में लाना ही शिक्षा मनोविज्ञान है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताएंगे आप, क्रो एंड क्रो, स्किनर, कॉलसनिक या स्टीफन? 26 का राइट आंसर होगा दोस्तों कॉलसनिक महोदय ने बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाएगा 26 में, कॉलसनिक। चलिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, एनसीएफ 2005। तो दोस्तों ध्यान रखना है एनसीएफ का पूरा नाम होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम, जिसको 2005 में लॉन्च किया गया था। उसके अनुसार संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका क्या होना चाहिए? तो दोस्तों 27 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आप लोग क्लिक कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रेक्षणों के आधार पर कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ये बताया था एनसीएफ 2005 ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, वर्तमान में मनोविज्ञान है, तो वर्तमान में मनोविज्ञान की कौन सी प्रणाली सर्वाधिक प्रचलित है? आप लोग बताएंगे, आत्मा का अध्ययन है, या चेतना का अध्ययन है, या व्यवहार का अध्ययन है, या सीखने का अध्ययन है? 28 के अंतर्गत राइट आंसर होगा दोस्तों व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन सी को लॉक किया जाएगा। ठीक है, चलिए 29, क्वेश्चन नंबर 29,
9। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे राष्ट्र हित में शिक्षा के लिए खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल फ्रॉम बलवीर सिंह खुराना। ठीक है, चलिए 29 का राइट आंसर बताएंगे। शिक्षण अधिगम निम्न में से किसका महत्वपूर्ण व्यवहार है? ऑप्शन है मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का, शैक्षणिक योग्यता का या विधायक मनोविज्ञान का। तो दोस्तों 29 का राइट आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण व्यवहार है शिक्षण अधिगम। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर यहाँ पर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों दबाव को कम करने के लिए एवं परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट? आप लोग दबाव में नहीं आएगा, क्लास को स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ेंगे, बिल्कुल इंटरेस्टेड बना के पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन दिया है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन बी विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन। ऑप्शन सी वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित करवाना। और ऑप्शन डी विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए एजेंसियों की स्थापना करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 के अंतर्गत ऑप्शन ए कम अवधि में परीक्षाओं का अंतरण करना चाहिए, दबाव को कम करने और परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए बच्चों को कम समय में कम अवधि में परीक्षाओं का अंतराल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 के अंतर्गत बढ़ते हैं धीरे धीरे हम 31 क्वेश्चन की तरफ। 31वां, शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय क्या है? सीखने सिखाने की क्रिया से, व्यवहार परिवर्तन की क्रिया से, या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की क्रिया से, या प्रकाशित करने वाली क्रिया से। तो 31 का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 प्रकाशित करने वाली क्रिया को ही शिक्षा का वास्तविक अभिप्राय माना गया है। ठीक है, प्रकाशित करने वाली क्रिया ही शिक्षा शब्द का वास्तविक अभिप्राय कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाएगा 31 के अंतर्गत। अब देखिएगा 32 या 32 क्वेश्चन। 32वां, किस विद्वान ने कहा था जिस प्रकार से फसलों के लिए कृषि है उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा भी बहुत आवश्यक है? तो किस विद्वान ने कहा था? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी लगा लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यूज ऑफ क्वेश्चंस। जॉन लॉक ने कहा था, जॉन डीवी ने कहा था, या एरिस्टॉटल ने कहा था, या महात्मा गांधी ने कहा था? तो दोस्तों 32 का राइट आंसर होगा यहाँ पर जॉन लॉक महोदय ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाएगा 32 के अंतर्गत कि जिस प्रकार से फसलों के लिए कृषि की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मनुष्य को भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए 32 के बाद 33 क्वेश्चन। 33 आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर शैक्षणिक घंटे निर्धारित करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी दिया था। ठीक है, और अब ये 33 नंबर क्वेश्चन है, दोनों ही याद रखना है कि आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक स्तर शैक्षणिक घंटे निर्धारित किए गए हैं। 800 घंटे, 1000 घंटे, 900 घंटे या 600 घंटे। तो 33 के अंतर्गत दोस्तों राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 800 घंटे होगा। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाएगा 33 के अंतर्गत 800 घंटे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। पहली बार प्रकारात्मक व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? हिप्पोक्रेटस ने, फ्राइड ने, या क्रैचमर, या रोल्डन? चलिए 34 के अंतर्गत राइट आंसर होगा दोस्तों हिप्पोक्रेटस ने सबसे पहले प्रकारात्मक व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाएगा यहाँ पर 34 में। आगे बात करते हैं 35 की। डंडे के बल पर छात्रों को रटाया जाता है, छात्र भी अपने अस्तित्व की सार्थकता इसी में समझते हैं, इसमें बदलाव हुआ है। तो पहले बच्चों को डंडों के माध्यम से सिखाया जाता पीट करके, लेकिन आजकल बदलाव किया गया इस प्रणाली के अंतर्गत। कौन से विज्ञान की या कौन से तत्व के द्वारा परिवर्तन सार्थक माना गया है? मनोविज्ञान के द्वारा, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा, शिक्षण विधियों के द्वारा, या सार्थकता साक्षरता बढ़ने से? तो 35 में राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है दोस्तों, ये याद रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। ठीक है, कि बच्चों को पहले डंडे के बल पर सिखाया जाता था, लेकिन आजकल कुछ परिवर्तन किया गया और उसमें बदलाव आया है, वो शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। तो 35 में ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाएगा। ठीक है,
देखिए 36 क्वेश्चन, आरटी एक्ट 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सीरीज का, तो ध्यान रखें दोस्तों। आरटी 2009 का जो एक्ट है उसमें अध्याय 7 होंगे और धाराएं 38 होंगी। 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं, ठीक है, याद रख लें आप लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी को 7 अध्याय और 38 धाराएं उसमें सम्मिलित की गई हैं, ठीक है का, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, एक कक्ष में वह शिक्षक सफल है जो विशेष रूप से होता है, तो वह विषय का विशेषज्ञ होता है, या बालकों से प्रेम करता है, प्रेरक व्यक्तित्व का धनी होता है, या शिक्षण विधियों का जानकार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाएगा। यहाँ पर प्रेरक व्यक्तित्व का धनी होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यदि टीचर का पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व बहुत अच्छा है तो बच्चे उसके व्यक्तित्व का पालन करेंगे, उसको फॉलो करेंगे कि हमारा टीचर किस प्रकार किसी तरीके से क्रियाएं करता है, कौन कौन सी गतिविधियां करता है, ठीक है, और उनके पढ़ाने का तरीका क्या होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में व्यक्तित्व की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। तो बच्चे टीचर का व्यक्तित्व देख करके अनुकरण करने लगते हैं, और यदि बच्चे उसका अनुकरण करेंगे तो एक सक्सेस टीचर की पहचान होगी। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया गया 37 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, एक कक्षा में शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है, स्वयंभू नहीं, यह दर्शन किसका है? ऑप्शन दिए हैं जीवन दर्शन, व्यवहार दर्शन, शिक्षा दर्शन या मनोविज्ञान दर्शन। 38, तो दोस्तों 38 का राइट आंसर होगा यहाँ पर मनोविज्ञान दर्शन। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाएगा 38 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है, अधिक महत्वाकांक्षा की, बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होगी, या विस्तृत शब्दकोश होगा, या उपयुक्त सभी। तो 39 के अंतर्गत बिल्कुल सीधा सा आंसर है, राइट आंसर करेंगे आप लोग उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाएगा 39 में, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है व्यक्तित्व में संतुलन व्यक्तित्व के लिए फ्राइड के अनुसार उत्तम कारक है। क्वेश्चन को गौर से पढ़ेंगे। व्यक्तित्व में संतुलित व्यक्तित्व के लिए फ्राइड के अनुसार उत्तम कारक कौन सा है? तो दोस्तों मैंने आपको सिगमंड फ्राइड के जितने भी अवस्थाएं बताई थी पर्सनालिटी की, वो तीनों ही अवस्थाएं मैंने आपको विस्तार पूर्वक समझा दी है एक ही वीडियो के अंतर्गत। सभी परिभाषाएं, सभी अवस्थाएं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप लोग वहाँ जाकर के पूरा वीडियो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर अहम, ठीक है, अहम जिसको हम बोलते हैं ईगो, ईगो, ठीक है, क्या होगा? ईगो। और यह चेतन मन से संबंधित होता है, ठीक है, चेतन मन से संबंधित होता है। एदम की अगर हम बात करें तो अवचेतन मन से संबंधित होता है, और सुपर ईगो की अगर हम बात करें तो दोस्तों यह अर्धचेतन मन से संबंधित होता है, ठीक है। इसका पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल पर जाएंगे, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। आप देखिएगा आपको लास्ट क्वेश्चन मिल रहा है इस सीरीज़ का, और आज कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब देंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, व्यक्तित्व मापन में कौन सी एक प्रक्षेपी विधि नहीं है? आप लोग इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको इसका राइट आंसर बताएंगे, तब तक हम आपका इंतज़ार करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपने हमारा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रास्ते में शिक्षा के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करके जाएंगे, ठीक है, धन्यवाद।